नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम साइकोलॉजी के शिक्षण टॉपिक के अगले पार्ट की बात करेंगे। तो हम आज देखेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षण का अप्रेरणा रुचि सिद्धांत। अप्रेरणा व रुचि का प्रयोग है। वाक्य याद रखिए, मतलब शिक्षण जो है वह प्रेरणा होनी चाहिए, उसमें रुचि भी होनी चाहिए। सिद्धांत रुचि का सिद्धांत है, उसमें अप्रेरणा व रुचि का प्रयोग करते रहना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत दूसरा है बालकों को सामाजिक और मानसिक रूप से तैयार करना। बालक मानसिक रूप से, दिमाग से भी तैयार हो, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत आंसर दे दे। शारीरिक रूप से भी तैयार हो, आलसी ना हो, धीरे धीरे काम करे, धीरे चले, कोई भी कार्य हो शारीरिक रूप से तैयार हो, तत्पर हो, उसे ही तत्परता का सिद्धांत कहेंगे। अभ्यास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, बिंदुओं की पुनरावृत्ति बल, बार बार बिंदुओं की पुनरावृत्ति किया जाना चाहिए तो उसे जल्दी समझ में आएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत चौथा, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन का प्रयोग है। मतलब हर एक क्रिया पर पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि आपके टीचर हर एक क्रिया पर पुनर्बलन, शाबाश, बहुत अच्छा है कहते हैं, सही जवाब पे गलत जवाब पे वो चुप हो जाते हैं, उन्हें पता है गलत जवाब है। आप कह देंगे कि नहीं गलत जवाब है तो छात्र होपलेस हो जाएगा। वो नहीं बोलते यहाँ गलत जवाब है, पूछते हैं कोई और बताए, कोई और बताए, और कोई बताए। पांचवा है मनोरंजन व परिवर्तन का सिद्धांत। शिक्षण मनोरंजन क्रिया व्यायाम व परिवर्तन का प्रयोग है। शिक्षण को मनोरंजन भी होना चाहिए, वरना शिक्षण की यह नीरस स्वभाव हो जाएगी। बीच में विराम लेना चाहिए। परिवर्तन का प्रयोग, कुछ चीज़ों पर परिवर्तन करने चाहिए कि ना भाई एक ही लीक पे चल रहे हैं कि रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते हैं फिर भी बोरिंग आ जाएगा। स्वाधिगम का सिद्धांत छठवां पॉइंट है, छात्र स्वयं करके सीखे। छात्र स्वयं करके सीखेगा तो सीखेगा, उसे स्वाधिगम का सिद्धांत कहते हैं। सातवां है समूह गति शास्त्र सिद्धांत। समूह में अधिगम करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। समूह में छात्र पढ़े, ग्रुपिंग से। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या एमए एजुकेशन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि 2, 3, 6 जितने भी छात्र हो सकें बना के आप ग्रुप में पढ़ें, फिर से एक दूसरे से सीखिए। किसी को कुछ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, तो उससे आप लोग सीखेंगे। इसे समूह गति का सिद्धांत कहेंगे। आठवां है सृजनात्मकता आधारित सिद्धांत। मौलिक क्रिया आधारित, सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मकता तो आप जानते ही, नए विचार आते रहने चाहिए। नौवां है सहानुभूति सहयोग व उपचारात्मक आधारित शिक्षण। 10वां है ज्ञानंदी के प्रशिक्षण पर आधारित। तो ये सब वाक्य उसमें ही आपको बस सोच लेना है, आपको इन पर मनन करना है कि वाक्य सही है गलत है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आप कर देंगे। शिक्षण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, विशेषताएं या आवश्यकताएं। विशेषताएं आवश्यकताएं दोनों एक ही, ठीक। तो पहला है शिक्षण के नियोजन मूल्यांकन ज्ञान को संगठित करने में उपयुक्त अधिगम परिस्थिति के निर्माण में उपयोगी। उपयुक्त अधिगम परिस्थिति के निर्माण में। दूसरा है शिक्षण चरों का विश्लेषण करते हैं। तीसरा है प्रभावशाली शिक्षण और शिक्षण नीतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। चौथा है शिक्षण सिद्धांत निर्देशात्मक सामाजिक विशिष्ट होते हैं। पांचवा है अनुदेशन व अधिगम पर बल। तो ये सब आपको नहीं याद रखना है। अगला पॉइंट है, आगे हम देखेंगे शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है।
कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र आगे दिए जा रहे हैं। सूत्र समग्र रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय माने जाते हैं। ये सब स्वीकृत है विश्वसनीय। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला सिद्धांत आप इसे याद रखें, डायरेक्ट उसमें पूछ लेता है सिद्धांत बताइए कौन सा शिक्षण सूत्र है, फिर कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, डायरेक्ट सभी का नाम दिया रहेगा, आपको बस बता देना है। तो जैसा ही नाम से ही दिख रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब छात्र को जो पहले ज्ञात है पहले उसे बताइए, फिर जो नहीं ज्ञात है उसकी तरफ ले चलेंगे उसको बताने के लिए। तो छात्र को जो ज्ञात है उसकी तरफ ले चलेंगे। छात्रों का ज्ञान पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है, फिर इनको शिक्षक सदैव छात्र के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान आधारित करके पाठ्य पढ़ाता है। मतलब पहले आपको उसके पूरे ज्ञान को चेक करना है, उससे बताना है, तब उसके आधार पर नए ज्ञान के आगे बढ़ना है, तो उसे जल्दी समझ में आएगा। दूसरा है सरल से जटिल की ओर। सिंपल टू हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्यय छात्र को पहले बताएं और क्रमानुसार कठिन तथा जटिल प्रत्ययों को उसके बाद। जब सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ आ जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों में रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बनी रहती है। यदि पहले सरल बताएंगे तो छात्र सीखेगा, पहले ही कठिन बताएंगे उसका और पता नहीं पहले ही मन कर रहा हो न कर रहा हो, सीखे या ना सीखे, पहले सरल बताएं, कम से कम सरल वाला तो सीख लेगा, उसके आधार पर कठिन वाला सीखेगा। इसीलिए कभी आप लोग अपनी नोट्स बुक या किताब बुक देखिए तो पहले सरल चीज़ें आगे किताब में सरल चीज़ें लिखी होती हैं, जो पार्ट में सरल पार्ट पहले होते हैं और कठिन पार्ट है, कठिन चैप्टर वो बाद में होते हैं। इसीलिए तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में छात्रों के विचार में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को द्वंद्वित तथा अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। तीसरा क्या है? अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित है या छात्र जब विद्यालय में आता है उसे क्या पता है, सब कुछ अनिश्चित रहता है, सब कुछ तो पता नहीं रहता है, अनिश्चित है। फिर वो पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि धीरे धीरे क्या है क्या नहीं, नए नए अनुभव मिलते हैं, धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है। उसके बाद चौथा है अनुभूति से युक्त की ओर। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का प्रारंभ ठोस अनुभव से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्र के समझ पहले प्रत्यय अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसे छात्रों के इन प्रत्ययों अनुभवों तथा उदाहरणों को तरकीब बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह क्या कर रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभव से, ठोस अनुभव जो उससे पहले करने, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है। पहले जो ठोस है, बालक को पहले अगर गेंद दिखाएंगे उसके बाद बाकी बताएंगे हाँ गेंद कैसी होती है, तो पहले जाने, पहले कहेंगे गेंद गोल होती है, गेंद गोल होती है, कैसे पता करेंगे, उसे क्या पता गोल क्या होता है। शिक्षकों छात्रों के समझ पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पहले आप प्रत्यक्ष अनुभव दिखाई दे सके जो उससे दिखाइए, उदाहरण बताइए, फिर उसके बाद तर्कयुक्त बनाने का फिर प्रयास करें। पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। छात्र पहले मूर्त यानी स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है, उसके बारे में जानता है, फिर वह इससे संबंधित सूक्ष्म या अमूर्त विचारों का ग्रहण करता है। मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल होते हैं। अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल होते हैं और भ्रामक होते हैं। शिक्षा शुरू करते समय छात्रों को पहले सरल तथा अमूर्त स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त
या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में बताना चाहिए। जैसे पहले बताया, पहले गोल गेंद होती है तो पहले बात तो उसको दिखाएंगे होती है तब तो आगे बढ़ेंगे। पहले बता दिए गोल गेंद कैसे पता चलेगा, तो पहले उस सामने देखेगा तब तो उसे पता चलेगा। उसके बाद छठवां है विश्लेषण संश्लेषण की ओर। किसी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, संश्लेषण का प्रयोग करना। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचार का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्र को विचारों का विश्लेषण कर ज्ञान पाता है, फिर उस संश्लेषण का उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक दूसरे पूरक हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट तथा निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। तो यह एक दूसरे के पूरक, विश्लेषण संश्लेषण से पूरक है। तो आपके ये टेट और सुपर टेट में इसका विलोम भी पूछा है कि विश्लेषण विलोम क्या होता है, संश्लेषण। संश्लेषण विलोम क्या, विश्लेषण होता है। पहले आप एनालिसिस करिए क्या पढ़ाया गया, फिर उसके बाद जो आपने पढ़ा दिया उसको आपको संश्लेषण करना है। कि समस्या का विश्लेषण करने से ही क्या क्या, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या आ गई है उसे सोचिए, विचारिए, समझ करिए, तो उसके आपको कुछ स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। अब विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, ये क्या है, विश्लेषण है। अभी ये सब आप इसका विश्लेषण करने, ठीक, अब तीनों को जोड़ के एक रूप बना दिया तो यह संश्लेषण हो गया। छात्रों को निश्चित ज्ञान, तब जाके ये तो संश्लेषण हो गया। तो मतलब विश्लेषण संश्लेषण की ओर। उसके बाद सातवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये वही मूर्त से अमूर्त की तरह मिलता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान, उसके सामने प्रत्यक्ष हो, पहले प्रत्यक्ष हो पहले वो बताइए, प्रत्यक्ष हो उसको बताइए। रूप से उपस्थित होती है, तत्पश्चात वह उन चीज़ों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उसके सामने मौजूद नहीं तथा जिन्हें वह देख नहीं सकता। तो छात्रों को वर्तमान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, बाद में भूत तथा भविष्य। पहले वर्तमान जो है दिखाई दे रहा है उसे देखिए, बाद में भूत को है भविष्य का। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले जो सामने हो पहले उसे देखिए। उसके बाद आठवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र का प्रयोग पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, विशिष्ट उदाहरण, और बाद में उन्हीं उदाहरण दिशाओं के माध्यम समान सिद्धांत समान नियम निकलवाए जाए। एक अच्छा शिक्षक विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समझ प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर छात्रों को समान नियम या सिद्धांत तक पहुंचने को प्रोत्साहित करता है। मतलब पहले आपको एक उदाहरण बताना है, फिर उदाहरण से ही एक सिद्धांत नियम बना लेना है, छात्र से निकलवाना है। एक अच्छे छात्र को यही करना चाहिए, जिससे वो कभी भूलेगा नहीं। सूत्र भूलने वाली जो समस्या होती है इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। नौवां है मनोवैज्ञानिक तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर। शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता के आधार अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तर्कात्मक विधि के अनुसार ज्ञान पाठ को तर्कसम्मत ढंग से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक एक करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक को चाहे कि वह पहले मनोरंजन ढंग से शिक्षण आयोजित करे, फिर धीरे धीरे उनके मानसिक विकास के अनुकूल। तो इसमें आपको केवल यही याद रखना है हेडिंग, बाकी कुछ खास है नहीं। ऐसे ही 10वां है आगमन व निगमन की ओर। आगमन विधि से प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए, पहले उदाहरण देने, फिर नियमों को निकाला जाता है। ये आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर की तरह मिलता है, आगमन और निगमन की ओर। जबकि निगमन में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की सहायता से नियमों की सत्ता परखी जाती है।
आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है। आगमन जो है नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है। पहले आगमन विधि से प्रारंभ छात्रों में समझ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पहले आप उदाहरण दीजिए, फिर उन्हीं के द्वारा फिर नियम की ओर बढ़िए, नियम बना दिए। यही है आगमन से निगमन की ओर। तो 11वां है पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षण से में पहले विषय वस्तु को पूर्ण समग्र एवं छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो छात्र ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। पूर्ण का परिणाम छात्र की ज्ञान वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाए। उदाहरणार्थ, छात्र को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप में याद कराई जाती हैं, बाद में एक लाइन का धीरे धीरे उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक पहले कंप्यूटर को पूर्ण आइडिया विचार देता है, फिर उसके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालता है। क्या कह रहे हैं? शिक्षक पहले कंप्यूटर की पूर्ण आइडिया विचार देता है। पहले आप कंप्यूटर क्या होता है पूरा पूरा विचार दीजिए। ठीक, कंप्यूटर जितनी नॉलेज थी ये होता है, ये होता है, क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, रैम होता है, ये सब आप बता दिए। ये सब बताने के बाद अब आप एक एक करके, पहला पॉइंट हो गया सीपीयू बताएं, दूसरा पॉइंट है रैम बताएंगे, तीसरा पॉइंट है रोम बताएंगे। इसी करके धीरे धीरे पूरा बताएं, पहले थोड़ा थोड़ा बता दें, एक खाका प्रारूप पहले बता दें, उसके बाद फिर बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से ये सब याद रखिएगा, जितने भी सूत्र हैं ये डायरेक्ट आ जाते हैं आपके, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये सब याद होने चाहिए। अगला है स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रतिमान। तो पहला है स्मृति स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रतिमान। तो इसे हर्बर्ट ने दिया, ये याद रखिए, किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट ने दिया। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट ने। बस यही, इसमें 4 आते हैं प्रतिमान है, उद्देश्य, बाकी इधर वाला स्मृति स्तर, इधर वाला आपको कुछ याद नहीं रखना है। बस केवल ऐसे तो यहीं पे हर्बर्ट और स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बस इतना ही याद करना है। बाकी ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ। इसमें प्रतिमान जो दिखाई दे इसमें 4 होते हैं। एक उद्देश्य यानी फोकस, और दूसरा है सिंटेक्स यानी संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, चौथा मूल्यांकन प्रणाली सपोर्ट सिस्टम। ये तो यहाँ पे ये सब बाकी कुछ याद नहीं करना है, बस केवल हेडिंग हेडिंग याद रखना है बस। अगला है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचिंग मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। बोध स्तर मॉरिसन ने, अंडरस्टैंडिंग बस कितना इतना ही याद रखना है। बाकी इसके अंदर क्या है, इसमें भी चार चार होते हैं, तो सब वो सब याद नहीं रखना है। और अगला है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल। इसे हंट ने दिया, हंट मॉडल कहते हैं। हंट मॉडल यहाँ देखिए लिखा है, से भी यहाँ से इतना ही याद रखना है। चिंतन स्तर किसने दिया? हंट ने दिया। शिक्षण के चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान, हंट ने। रिफ्लेक्टिव, हंट ने रिफ्लेक्ट कर दिया। इसमें भी 4 होते हैं, फोकस, सिंटेक्स, सिस्टम, सिस्टम। इसे भी केवल आपको नाम याद रखना है, बाकी कुछ। तो अगला है शिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रशिक्षण लेकर अन्वेषण तक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार की क्रिया क्या ये वर्गीकरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है। पहला है शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रमुख है। शिक्षण के उद्देश्य क्या के आधार पर शिक्षण ज्ञानात्मक यानी कि जिसे कॉग्निटिव कहते हैं, भावनात्मक यानी अफेक्टिव कहते हैं, मनोज्ञानात्मक शिक्षण यानी साइकोमोटर कहते हैं। तो पहला वाला हेड से जुड़ा है, दूसरा वाला हार्ट से जुड़ा है, तीसरा वाला हैंड से जुड़ा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछता है, तो प्रतिपादन किसने किया? बेंजामिन बी.एस. ब्लूम ने। बी.एस. ब्लूम ये पूछा जाता है कौन सी पुस्तक? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये याद रखना है आपको। ये समान प्रत्यय वही है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक को मनोगत्यात्मक कहते हैं।
तो ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन। तो पहला हम ज्ञानात्मक का वर्णन करेंगे, दूसरे भावात्मक का करेंगे, तीसरा क्रियात्मक का वर्णन करेंगे। ठीक। तो ब्लूम ने जो है उनके लेवल में बांटा। तो निम्न स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये तीनों निम्न स्तर में आते हैं। ठीक। ज्ञान ये नॉलेज, बोध माने कॉम्प्रिहेंसिव, प्रयोग यानी लेसन, या आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे तो यहाँ से इससे परिचित हुए होंगे। तो ये सब यहाँ से तो ज़्यादा नहीं आता, बस निम्न स्तर ये भी नहीं पूछा जाता है ज्ञान के नाम पूछा जाता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग 6 होते हैं। बाकी ये क्रिया क्या है? क्रिया का एक्शन वर्ब, ये आपको याद रखना है। जैसे परिभाषा देना, कहना, स्टैट्स, पहचानना, चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, प्रत्यास्मरण, विज्ञान, रेखांकन, मापना, मिलाना, मैचिंग, etc, सब ज्ञान नॉलेज में आता है। मतलब उसको नॉलेज हो गया है। दूसरा है बोध, कॉम्प्रिहेंशन में व्याख्या करना, सारांश देना, अंतर बताना, उदाहरण देना, पुनः लिखना, बदलना, कन्वर्ट यानी सामान्यीकरण करना, अनुमान लगाना, औचित्य सिद्ध करना, संकेत देना, अगले में प्रतिनिधित्व करना, अपने शब्दों में बताना। कॉम्प्रिहेंशन प्रयोग में चयन करना, छांटना, पाना, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, तैयारी करना, परिवर्तित करना। तो ये और मध्यम स्तर क्या में क्या होता है? विश्लेषण, संश्लेषण यानी एनालिसिस, सिंथेसिस, ये मध्यम स्तर में आता है, मीडियम लेवल में। और उच्च स्तर में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो आपको केवल नाम ही याद रखना है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये केवल नाम ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। दूसरा है भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष की बात करेंगे तो भावात्मक पक्ष में जैसे यहाँ पे भी आपको नाम याद रखना है। 5 ही आते हैं इसमें। पहला ग्रहण करना, रिसीविंग, दूसरा अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग, तीसरा अनमूल्यन, वैल्यूइंग, चौथा व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा मूल्य समूह का विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स। के नाम ही याद रखना है, बाकी याद रखने की कोई जरूरत। अगला है क्रियात्मक पक्ष, मनोवैज्ञानिक या साइकोमोटर। इसे 6 भाग में बांटा गया है, यानी पहला भी 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। ठीक। तो यहाँ पे भी 6 भागों में पहला सहज क्रियात्मक अंग संरचना, आधारभूत संरचना, तीसरा शारीरिक योग्यताएं, चौथा प्रत्यक्षीकरण, पांचवा कौशल युक्त, छठवा संकेत संप्रेषण। तो यहाँ पे भी आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी किताब से ये वाला दूसरा नाम देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें जो नाम दिए हैं वो वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे दूसरे नाम से आते हैं। ठीक। जैसे प्रत्यक्षीकरण नाम तो है, बाकी कौशल युक्त के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, सांकेतिक संप्रेषण दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द दूसरे हैं। तो आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, क्योंकि जो वही शब्द याद करिए जो उसमें आते हैं, वरना आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो ये वाला तीसरा वाला आप लोग देख लीजिएगा। आगे आते हैं शिक्षण के स्तरों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले ही बता दिया, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट। और दूसरा है शासन प्रणाली के आधार पर। इसमें भी आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। एक तंत्री यानी ऑटोक्रेटिक, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, हस्तक्षेप रहित यानी स्वतंत्र, लेजर फेयर। तो यहाँ पे भी आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछे गए हैं। शिक्षण स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बताया। तो पहला वर्णात्मक शिक्षण, डिस्क्रिप्टिव, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक, रिमीडियल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे, स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं, डायरेक्ट तीनों का नाम देखिए, चौथा वाला आंसर हो जाता है। उसके बाद प्रशासन प्रणाली के आधार पे डायरेक्ट पूछे कौन सा नहीं है, तो एक तंत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप, चौथा वाला कोई और देगा जो कि नहीं आंसर होगा। वही आगे बात करते हैं। शिक्षण शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर औपचारिक,
अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो ये भी पहले मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे भी जैसे चौथा देगा कौन सा शैक्षिक व्यवस्था के आधार पे नहीं है, तीनों ये तीनों देगा, चौथा कोई और दे देगा तो वही आंसर नहीं होगा। तो शिक्षण उद्देश्य लिखने की विधियाँ, तो शिक्षण उद्देश्य लिखने की विधियाँ किसने, रॉबर्ट मेगर ने दिया है, ग्रेनलैंड दिया है, रॉबर्ट मिलर दिया है। RCM विधि, विधि ज्ञानात्मक, भावनात्मक, वाक्यात्मक उद्देश्यों को लिखने को जानना। डॉक्टर दवे, डॉक्टर दवे भारतीय विधि है, इन्हें क्या बल दिया। तो यहाँ से भी ये पूछा जाता है विधियाँ किसने दी, बाकी तीन नाम कोई और देगा, एक नाम रॉबर्ट मेकर का दे देगा, ठीक। और रॉबर्ट मिलर देगा, वह तीन में कोई रॉबर्ट मिलर दे देगा। RCM से पूछ लेगा, इसे ये बहुत पूछा जाता है RCM, इसके अंदर जितने हैं वो सब सारे भी उससे पूछ लेते हैं कभी कभी, तो कम ही आया है इससे। तो RCM वाला आप ध्यान रखें। डॉक्टर दवे पूछ लेते किससे संबंधित है, RCM, रीजनल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है। M से तो मैसूर होता ही है, RCEM, R से तो रीजनल होता है, क्षेत्रीय। M से मैसूर होता है। C से शायद काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एक है अनुरूपण शिक्षण, इसको जान लीजिए। सिमुलेटेड, यथावत शिक्षण। उपयोगकर्ता कौन है, ये भी कोई भी पूछा है। और क्या कह रहा है इसमें, कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण। कृत्रिम परिस्थिति में जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री आते हैं तो अंतरिक्ष जाने से पहले वो सिमुलेटेड करते हैं, वैसा एकदम ट्रायल करते हैं, एकदम वैसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करके निर्वात में जाके अपना वो प्रैक्टिस करते हैं, ये होगा सिमुलेटेड। और कोई हवाई जहाज उड़ाता है तो पहले उसको एक वैसा ही एक मॉडल गेम के माध्यम से दे दिया जाता है, सिमुलेटेड। मतलब वो पहले वो आभासी रूप में उड़ा के देख ले, फिर वहाँ पे जाएगा तो उड़ाएगा। पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद देखें, ये होगा सिमुलेटेड। और अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। यहाँ से भी काफ़ी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। तो देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। माइक्रो टीचिंग कहते हैं शिक्षण चक्र में शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठपोषण में 5 पदक्रमों को मिलाकर एक चक्र सा बन जाता है। तब तक चलता है जब तक उसे शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण निपुणता प्राप्त किया जाए। यही चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। यहाँ पे क्या है, 5 पदक्रम का है, 5 की जगह आप चलो 6 कर लीजिएगा, और उसमें डायरेक्ट पूछे पदक्रम पूछता है कितने पदक्रम है, तो जो 6 है। तो यहाँ पे देखिए आप 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं टोटल में। मतलब पहले लेसन प्लान बनाना है, फिर माइक्रो टीचिंग करना है, फिर फीडबैक लेना है, आलोचना करना है। फीडबैक आपके साथी बैठे रहेंगे, आपको आलोचना देंगे। फिर उसके बाद पुनः पाठ योजना बनाना है, रीप्लान करना है, ठीक। फिर पुनः टीचिंग करना है, फिर पुनः आलोचना लेना है अपने सहपाठियों से। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है, आप लोग क्रम भी याद रखिए। कितने हैं, 6 हैं, याद रखना। और क्रम जो है एक क्रम से लगाइए, तो याद करने में तो आसानी नहीं। पाठ योजना 2 बार है, सूक्ष्म शिक्षण ये भी 2 बार है, पुनः शिक्षण, आलोचना, पुनः फीडबैक, बस। मतलब ये 3 याद कर लीजिए, बाद में पुनः 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 लगा दीजिए, पुनः पुनः पुनः, री याद हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण से कुछ विशेष तथ्य बता दें। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है, इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1961 में। एचिसन बूथ था एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किया, जिसके अंदर प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाया जाता था, और छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वाह रोल प्ले करते थे। मतलब कहाँ पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कब, 1961 में। किसने,
तो एलन ज़्यादा पूछा जाता है। तीनों याद रखिए आप नाम। कितने लोग होते हैं? 5 से 10 साथ। ठीक। कितने मिनट के लिए होता है? 5 से 10 मिनट के लिए भी होता है। 5 से 10 मिनट, ये भी आप लोग याद रखें। भारत में कब आया? 1974 में पासी तथा शाह ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम अध्यापकों के किसी शिक्षण कौशल के विषय में भली भांति बताया जाता है, फिर प्रदर्शन से स्पष्ट किया जाता है। भारतवर्ष में विशेष रूप से एनसीईआरटी तथा सीएसई एवं इंदौर विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सुशिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को ये कुछ याद नहीं रखना है। क्या होता है सुशिक्षण, ये याद रख लीजिए आप लोग। बाकी ऊपर जितना बताया 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 छात्रों के लिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एलन 1961, ये सब याद रख लीजिए। आगे बात करते हैं बस अच्छे शिक्षण के गुण। तो शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, यह एक कला है, यह एक कला है, याद रखिए। संवेगात्मक गुण में सहयोगपूर्ण प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार, मधुर स्वभाव, प्रेम, सहानुभूति, अपने धैर्य, ये याद रख लीजिए। और ज्ञान संबंधी गुण में विषय का ज्ञान या निपुणता होनी चाहिए, समसामयिकता होनी चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मकता, अनुधारणात्मकता, समझ, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, अभ्यास के सिद्धांत का प्रयोग, शिक्षा सूत्रों का प्रयोग, निरंतर निर्देशन, सतत व निष्पक्ष मूल्यांकन, सक्रिय शिक्षण, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये तो उतना कठिन है नहीं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल नहीं होते, वाक्य रूप में कभी आ जाता है तो आ जाता है। और अगला है मनोवैज्ञानिक गुण में बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, प्रेरणा युक्त व्यवहार होना चाहिए, रुचि मूल प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए, सीखने के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। और सामाजिक गुण में बात करें, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, सहयोग का व्यवहार होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। और एक पॉइंट देखिए, जॉन डीवी क्या कहते हैं, विद्यालय चार दीवारी के भीतर बृहद समाज का प्रतिबिंब है, सरल और उत्तम समाज का विकास है। स्कूल शब्द स्कूला से बना है, स्कूल शब्द किसे? स्कूला से, लैटिन भाषा का शब्द, इसका अर्थ है अवकाश। तो यहाँ से ऐसे कुछ पूछा नहीं गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यह मेरा पुनर्बलन है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।